हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारी कंपनीज हर साल मर जाती हैं, कुछ तो यंग एज में ही मर जाती हैं। वो उधार के पैसे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जिस पैसे को वो वापस नहीं लौटा पाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ कंपनीज मिडिल एज में मर जाती हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं या बहुत पुराने जमाने के हो जाते हैं और लोग उन्हें खरीदना बंद कर देते हैं। हो सकता है कि वो गलत बिजनेस में हो या गलत टाइम पर सही बिजनेस में हो, या सबसे बुरी बात तो ये है कि वो गलत टाइम पर गलत बिजनेस कर रही हो। छोटी या बहुत छोटी कंपनियों के साथ साथ बड़ी कंपनीज भी मर जाती हैं। अमेरिकन कॉटन ऑयल, लैकलीड गैस, अमेरिकन स्पिरिट्स, बॉल्डविन लोकोमोटिव, विक्टर टॉकिंग मशीन और राइट एरोनॉटिकल अपने टाइम में बड़ी और इम्पोर्टेंट कंपनीज थी, लेकिन अब इनका टाइम चला गया है और उन्हें अब कोई याद नहीं करता है। यही स्टूडेबेकर, नैश एंड हसन मोटर्स, रेमिंगटन टाइपराइटर और सेंट्रल लीथर के लिए कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल में किसी कंपनी के डूबे बिना भी एक कमजोर कंपनी का एग्जिस्टेंस में रहने का एक तरीका है, अगर इसे किसी दूसरी कंपनी द्वारा टेक ओवर कर लिया जाए। और अक्सर एक कंपनी बैंक्रप्सी कोर्ट में प्रोटेक्शन की डिमांड करके कुछ टाइम बंद होने से बच सकती है, जिस तरह से अभी अनिल अंबानी की कंपनी बैंक्रप्सी कोर्ट में अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रही है। बैंक्रप्सी कोर्ट वो जगह है जहां कंपनीज जाती हैं जब वो अपने बिलों का पेमेंट नहीं कर सकती हैं और उन्हें चीजों को सही करने के लिए टाइम चाहिए। बैंक्रप्सी एक रूप है जो उन्हें बिजनेस में बने रहने और धीरे धीरे अपने कर्ज का पेमेंट करने की परमिशन देता है। कोर्ट इस एफर्ट की देखरेख के लिए कुछ मेंबर्स अपॉइंट करती है। कंपनी को खुद को प्रॉफिट में बहाल करने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एम्प्लॉइज को घर भेज दिया जाता है और डेस्क, लैंप और वर्ड प्रोसेसर को बंद कर दिया जाता है। अक्सर बैंक्रप्सी होने से कंपनी में हिस्सेदारी रखने वाले मल्टीपल ग्रुप्स जैसे वर्कर्स, वेंडर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स आपस में लड़ते हैं कि किसे क्या मिलेगा। ये सारे गुट अपने मामलों पर बहस करने के लिए महंगे वकीलों को अपॉइंट करते हैं। वकीलों को बहुत बड़ा पेमेंट किया जाता है, लेकिन शायद ही कभी लेनदारों को उनका सब कुछ वापस दिया जाता है। इकोनॉमिक क्लाइमेट कंपनीज एक इकोनॉमिक क्लाइमेट में रहती है। वो सर्वाइवल करने के लिए बाहरी दुनिया पर डिपेंड है, जैसे पेड़ पौधे और मनुष्य करते हैं। उन्हें पैसे की लगातार सप्लाई की जरूरत होती है, जिसे मनी सप्लाई के रूप में भी जाना जाता है। वो जो कुछ भी बनाते हैं उसके लिए उन्हें खरीदारों की जरूरत होती है और जिस भी मटेरियल से वो इसे बनाते हैं उसके लिए सप्लायर्स की जरूरत होती है। उन्हें एक ऐसी सरकार की जरूरत होती है जो उनके लिए अच्छा क्लाइमेट और अच्छे कानून बनाए। जब इन्वेस्टर्स इकोनॉमिक क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो उनका मतलब धूप या बादल, सर्दी या गर्मी से नहीं होता है। उनका मतलब उन बाहरी ताकतों से है जिनसे कंपनियों को जूझना पड़ता है, जो ये डिसाइड करने में मदद करती है कि वो पैसा कमाती हैं या पैसा खोती हैं और आखिर में क्या वो पनपती हैं या मुरझा जाती हैं। कुछ सालों पहले जब 80% आबादी खेतों में काम करती थी, तब इकोनॉमिक क्लाइमेट का मौसम से बहुत कुछ लेना देना था। अगर सूखे ने फसलें जला दी या वो ज्यादा बारिश में डूब गईं, तो किसान पैसा नहीं कमा पाते थे और जब किसानों के पास पैसा नहीं होता तो लोकल जनरल स्टोर पर भी कोई बिजनेस नहीं होता और ना ही जनरल स्टोर के सप्लायर्स को ऑर्डर मिलते हैं। लेकिन जब मौसम अनुकूल होता था तो खेतों में रिकॉर्ड फसल पैदा होती, जिससे किसानों की जेब में कैश आ जाता। किसान जब पैसा जनरल स्टोर पर खर्च करते तो स्टोर मालिक की जेब में कैश आता। स्टोर के मालिक ज्यादा सामान का ऑर्डर करते, जो सप्लायर्स की जेब में कैश डालता है और इसी तरह ये चेन आगे बढ़ती थी। पहले लोग मौसम कैसा रहेगा इस बारे में बात करना पसंद करते थे। पहले लोगों की लाइवलीहुड के लिए मौसम इतना जरूरी था कि होमस्पन प्रेडिक्शंस की एक बुक द फार्मर्स एल्मनैक हर महीने बेस्ट सेलर थी। आज आप बेस्ट सेलर लिस्ट में कोई भी मौसम की किताबें नहीं देखेंगे, लेकिन शेयर मार्केट के बारे में बुक अक्सर बेस्ट सेलर लिस्ट में अपना नाम बनाती है। आज अमेरिका की 1% से भी कम आबादी खेती में शामिल होने के कारण मौसम ने अपना मोस्टली इफेक्ट खो दिया है। बिजनेस वर्ल्ड में लोग मौसम की रिपोर्ट पर कम ध्यान देते हैं और इंटरेस्ट रेट्स, कंज्यूमर स्पेंडिंग जैसी रिपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये ह्यूमन मेड फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। इकोनॉमिक क्लाइमेट में 3 बेसिक कंडीशंस होती हैं, हॉट, कोल्ड और वार्म। हॉट क्लाइमेट इन्वेस्टर्स को परेशान करती है और कोल्ड क्लाइमेट उन्हें डिप्रेस करती है।
वो हमेशा जिस चीज की उम्मीद करते हैं वो है वार्म क्लाइमेट, जिसे गोल्डी लॉक्स क्लाइमेट के रूप में भी जाना जाता है, जब सब कुछ ठीक होता है। लेकिन गोल्डी लॉक्स क्लाइमेट को बनाए रखना कठिन है। मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमी एक एक्सट्रीम या किसी दूसरी ओर बढ़ रही है, जैसे हॉट टू कोल्ड और फिर से कोल्ड टू हॉट। आइए पहले वार्म क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। बिजनेस फल फूल रहा है और लोग दुकानों में भीड़ लगा रहे हैं। नई कार, नए सोफे, नए मोबाइल, नया सब कुछ खरीद रहे हैं। दुकानदार बहुत खुश है। भीड़ को संभालने के लिए स्टोर ज्यादा वर्कर्स किराए पर लेते हैं और कारखाने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं। जब इकोनॉमी हाई हीट फेज में पहुंचती है तो कारखाने इतने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कि माल हर स्तर पर जमा हो रहा है। दुकानों में, गोदामों में और खुद कारखानों में स्टोर मालिक ज्यादा सामान स्टोर कर रहे हैं ताकि उन्हें कम ना पड़े। कम पढ़े लिखे लोगों को भी आसानी से जॉब मिल रही है और न्यूज़पेपर में जॉब के बहुत सारे ऐड आ रहे हैं। ये एकदम सही सिचुएशन की तरह लगता है। सभी तरह के बिजनेसेस बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं। बेरोजगारों की संख्या कम हो रही है और लोग अपनी नौकरी में प्रॉस्परस, कॉन्फिडेंट और सिक्योर महसूस करते हैं, इसलिए वो सब कुछ पहली नजर में खरीद रहे हैं। लेकिन फाइनेंस वर्ल्ड में एक वार्म इकोनॉमी को एक बुरी चीज माना जाता है। ये वॉल स्ट्रीट पर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को परेशान करती है। अगर आप बिजनेस न्यूज पर ध्यान देते हैं तो आप हेडलाइंस को देखेंगे जिनमें लिखा होगा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, नेशन प्रॉस्परस, स्टॉक मार्केट ड्रॉप्स 100 पॉइंट्स। बड़ी चिंता ये है कि एक हॉट इकोनॉमी इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। इन्फ्लेशन महंगाई का टेक्निकल नाम है। हॉट इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की मांग ज्यादा होती है, जिससे कच्चे माल की कमी हो जाती है और वर्कर्स की भी कमी हो जाती है। जब भी किसी चीज की कमी होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। कार मैन्युफैक्चरर्स स्टील, एल्यूमिनियम के लिए ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो कारों की कीमतें बढ़ाते हैं। जब एम्प्लॉयज को महंगाई की चुभन महसूस होने लगती है तो वो ज्यादा सैलरी की मांग करते हैं। जब कोई एक चीज महंगी होती है तो उसके साथ ही दूसरी चीजें भी महंगी होने लगती है, क्योंकि बिजनेस और वर्कर्स की सैलरी महंगाई से मेल खाने की कोशिश करती है। कंपनियां बिजली, कच्चे माल और वर्कर्स के लिए ज्यादा पेमेंट कर रही हैं। वर्कर्स को ज्यादा सैलरी मिल रही है, लेकिन वो प्रॉफिट खो देते हैं क्योंकि वो जो कुछ भी खरीदते हैं वो पहले की तुलना में ज्यादा महंगा होता है। लैंडलॉर्ड्स अपनी बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए किराया बढ़ा रहे हैं। बहुत जल्द इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कीमतें 5%, 10% या एक्सट्रीम केसेस में हर साल 20% से ऊपर की ओर बढ़ती है। 1979 से 1981 तक अमेरिका में डबल डिजिट एनुअल इन्फ्लेशन थी। नए स्टोर बन रहे हैं और सभी जगह कारखानों का एक्सपेंशन हो रहा है। बहुत सी कंपनियां अपनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के पेमेंट के लिए पैसे उधार ले रही हैं। इस बीच बहुत सारे कंज्यूमर्स अपने क्रेडिट कार्ड से उन सभी सामानों का पेमेंट करने के लिए पैसे उधार ले रहे हैं जो वो खरीद रहे हैं। इसका रिजल्ट होता है बैंक में लोन्स की ज्यादा डिमांड है। लोन्स के लिए लोगों की भीड़ को देखकर बैंक और फाइनेंस कंपनीज, ऑटोमेकर्स और दूसरे सभी बिजनेसेस के नक्शे कदम पर चलती हैं। वो भी अपने लोन के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। जल्द ही महसूस होने लगता है कि सब जगह महंगाई बढ़ रही है। केवल कीमतें जो नीचे जाती हैं वो हैं स्टॉक की कीमतें और बॉन्ड की कीमतें। इन्वेस्टर्स स्टॉक से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि कंपनियां अपनी कमाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ा सकती कि इन्फ्लेशन को बनाए रख सके। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में इन्फ्लेशन के दौरान स्टॉक और बॉन्ड की कीमतों में बड़ी गिरावट आई थी। एक हॉट इकोनॉमी हमेशा के लिए हॉट नहीं रह सकती। आखिरकार पैसे की हाई कॉस्ट के कारण तेजी में एक ब्रेक आता है। होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन पर हायर इंटरेस्ट रेट्स के साथ कम लोग घर, कार जैसी महंगी चीजें खरीदने का रिस्क उठा सकते हैं। इसलिए वो जहां है वहीं रहते हैं और नया घर खरीदना बंद कर देते हैं, या वो अपने पुराने छोटे मकान में ही रहते हैं और एक नई कार खरीदना बंद कर देते हैं। अचानक कार बिजनेस में मंदी आती है और लेटेस्ट मॉडल्स को बेचने में परेशानी होती है। ऑटोमेकर्स रिबेट्स दे रहे हैं और कार की कीमतें थोड़ी कम होने लगती है। हजारों ऑटो वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया जाता है और बेरोजगारी की लाइन लंबी हो जाती है। जो लोग काम से बाहर हैं वो चीजें खरीदने का रिस्क नहीं उठा सकते हैं, इसलिए वो अपने खर्च में कटौती करते हैं। डिज्नी वर्ल्ड की एनुअल ट्रिप करने के बजाय लोग घर पर रहते हैं और टीवी पर डिज्नी चैनल देखते हैं। इससे होटल बिजनेस को नुकसान पहुंचता है। लोग नए कपड़े खरीदने के बजाय वो पिछले साल के कपड़ों से काम चलाते हैं। इससे कपड़ा कारोबार पर असर पड़ता है। स्टोर कस्टमर्स को खो रहे हैं और बिना बिका माल स्टोर में जमा हो रहा है। कीमतें बाएं और दाएं गिर रही हैं। ज्यादा छटनी बेरोजगारी की लाइन बढ़ा रही है। साथ ही स्टोर अब ज्यादा खाली है। परिवार खर्च में कटौती कर रहे हैं।
कुछ ही महीनों में इकोनॉमी गर्म से ठंडी हो गई है। कई इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो को रिसेशन प्रूफ करना सीख लिया है। ये केवल मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला और जॉनसन एंड जॉनसन और ऐसी अन्य कंज्यूमर ग्रोथ कंपनियों में स्टॉक खरीदते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट्स में अच्छा प्रदर्शन करती है। वो जनरल मोटर्स, रेनॉल्ड्स, मेटल्स और यूएस होम कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों को इग्नोर करते हैं। ये साइक्लिकल कंपनीज के एग्जाम्पल हैं जो कोल्ड क्लाइमेट्स में परेशान रहती हैं। साइक्लिकल कंपनीज या तो महंगे प्रोडक्ट्स बेचती हैं या महंगे प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल्स बनाती है। मंदी के दौर में कंज्यूमर्स महंगे प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देते हैं। कंपनियों और उनके इन्वेस्टर्स के लिए एकदम सही सिचुएशन गोल्डीलॉक क्लाइमेट है, ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा। लेकिन जब भी हम गोल्डीलॉक क्लाइमेट में आते हैं तो ये टिकता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमी या तो गर्म हो रही है या ठंडी हो रही है। हालांकि सिग्नल्स इतने भ्रमित करने वाले हैं कि अक्सर ये बताना मुश्किल होता है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। सरकार बहुत सी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकती, खासकर मौसम पर, लेकिन इसका इकोनॉमिक क्लाइमेट पर बड़ा असर पड़ता है। केंद्र सरकार जो भी काम करती है, युद्ध लड़ने से लेकर गरीबी से लड़ने तक, इनमें से हो सकता है कि उसका सबसे महत्वपूर्ण काम इकोनॉमी को बहुत गर्म या बहुत ठंडा होने से बचाना है। अगर ये सरकार नहीं होती तो हम अब तक एक और महामंदी का सामना कर सकते थे।